वैशाली, आज ऑनलाइन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज ऑनलाइन। यस, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए नहीं आई हूँ। ठीक। देवी, आवाज आ रही है? यस सर। तो आज का टॉपिक है मिसलेनियस साइंस एंड टेक के टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, जिसमें से एक है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसको जीएम क्रॉप्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही बोलेंगे। क्रॉप्स को हिंदी में अनाज बोलते हैं, जीएम अनाज। ये जीएम होता क्या है, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते होंगे क्या होता है? ठीक ठीक। आपने कभी नाम सुना है पायल की जीएम या बीटी, है ना? बीटी बैगन, बीटी बैगन नहीं सुना है? बीटी कॉटन, बीटी कपास जो होते हैं, बीटी नाम यूज होता है उसका, है ना? तो ठीक है। दिव्य, कोई आइडिया है आपको? यस सर। हाँ, क्या आइडिया है आपको? सर एक्चुअली जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का जो जेनेटिक मेकओवर है उसके साथ मतलब उसको चेंज करके कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हें जीएम क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है। तो पायल, आपका बेबी अगर आता है ना? आपका जो बेबी होता है, आप चाहते हो उस बेबी का नोज टॉम क्रूज जैसा हो, है ना? जो आईज हो वो आपका, समझ लो किसके जैसा है? कोई अच्छा सा एक्टर का नाम बताओ। रॉबर्ट पैटिंसन की आंखें नीली है। अच्छा, रॉबर्ट पैटिंसन, जस्ट ठीक है ना? रॉबर्ट पैटिंसन जैसे आपका बेबी का आईज हो, है ना? और थॉर जो है उस तरीके से उसका पर्सनालिटी हो, है ना? तो वैसा चाहते हो आप। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग सब के में से कुछ कुछ जीन उठा के, है ना, जीन उठा के आपके बेबी में जो जीन होता है जो नोज का डिजाइन बनाता है, उसके नोज के डिजाइन का वो जीन को हटा के हम लोग दूसरा डाल सकते हैं। इससे नोज का अलग अलग वैरायटीज हो सकते हैं। जैसे आप निग्रॉइड्स का नोज देखते हो, थोड़ा सा ऐसे फैले होते हैं, है ना? शार्प नोज हो सकते हैं। तो अगर आपको सेम वैसा ही नोज चाहिए, जो तो क्या है, हमारा हमारे बॉडी में किसी भी नोज का टाइप, आईज का कलर, हेयर का कलर, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ना? तो हम लोग उसका जीन उठा के किसी बेबी में डाल दिए, एकदम अर्लियर स्टेज में डाल दिए, तो उसका नोज वैसे ही होगा, है ना? आईज हम लोग चाहते हैं कि आंखें वैसी हो, तो वैसे ही हो सकता है। अब क्रॉप्स में या अनाज में क्या बेनिफिट है? क्या है कि जैसे आपने एग्जांपल दिया ना, कॉटन का किसने एग्जांपल दिया? आपने बोला ना। तो क्या है, जैसे जो कपास है, कॉटन जो है, इसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, है ना? कीड़े लग जाते हैं, अर्थ वॉर्म्स, वॉर्म्स बोलते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे में पूरा का पूरा फसल जो है, पूरे क्रॉप्स जो है खराब हो जाती है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये जो कॉटन वाला एरिया है हमारे इंडिया में, वो बहुत ही कम एरिया है। मतलब हमारे इंडिया में काली मिट्टी जो बोलते हैं, ब्लैक सॉइल जो होता है, उस पे ही ये कॉटन अच्छे से होता है ना? ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल, अनुष्का, कहाँ मिलता है इंडिया में, कुछ पता है? हाँ, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र। तो इंडिया में महाराष्ट्र या डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार जो होता है, वहां पे काली मिट्टी मिलती है। ठीक है। और वो मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए, कॉटन के लिए काफी अच्छी होती है। उसका रीजन में एग्रीकल्चर में जाएंगे कि रीजन क्यों उसके लिए अच्छा होता है, वैसे आप जानते होंगे, है ना? तो क्या है, कॉटन को अपने अर्ली स्टेज में मॉइस्चर तो चाहिए, पर बाद के स्टेज में उसको पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको ब्राइट सनलाइट चाहिए कॉटन को, अदरवाइज उसमें कीड़े लग जाते हैं। मतलब एकदम धूप अच्छा होना चाहिए। अब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इंडिया के
किसान सुसाइड करते हैं, है ना। इंडिया में सबसे ज्यादा जो फार्मर सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा किसका होता है? कॉटन का, कपास का। अब सोचो कल के दिन कीड़ा लग गया उसमें, उसने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और कीड़े लग गए उसमें, तो क्या है, उसका पूरा फसल नुकसान हो जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन निकला कि क्यों ना ऐसे जीन को डाला जाए जो नेचुरली, जो प्राकृतिक तौर पे वैसे कीड़ों के लिए रेजिस्ट करता है, वैसे पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक क्षमता है। तो बहुत सारे कॉटन के ऐसे जीन का वैरायटी को आइडेंटिफाई किया गया जिस जीन में रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, उसको ट्रांसप्लांट करके बीटी कॉटन बनाया गया। इससे बेनिफिट ये हुआ कि कीड़े अब कम लगते हैं, ठीक है, कीड़े कम लगते हैं। वही चीज किसके साथ है? बीटी ब्रिंजल के साथ है। बैगन जो है, देखोगे कि पूरा ब्रिंजल का फसल जो होता है कीड़ों के कारण से खराब हो जाता है। बैगन का जो फसल है कीड़ों के कारण से खराब हो जाता है। तो उसको भी गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट करवाया और वो काफी सक्सेसफुल रहा। बट अभी भी फील्ड लेवल का एक्सपेरिमेंट, मतलब खेतों में एक्सपेरिमेंट अभी भी अलाउड नहीं है, मतलब ओपन लेवल पे अलाउड नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे अभी भी अलाउड है। कोर्ट ने अभी अलाउड नहीं किया है, क्योंकि क्या है, कॉटन फिर भी चल जाता है, इसको खाया नहीं जाता, पहना जाता है। बट ब्रिंजल जो है उसको खाया जाएगा। तो इसलिए जब तक उसका सफिशिएंट एनालिसिस नहीं हो जाता कि उसका इफेक्ट क्या होगा, 30 साल 40 साल का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, या कैंसर तो नहीं हो सकता, तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, तब तक उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। खैर, फिर भी क्या है, जीन को मॉडिफिकेशन करना ह्यूमन के हित में है, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए है। इसलिए क्या है, ये एक अच्छा टेक्निक है। इसके ऊपर यूपीएससी और सीजीपीएससी ने कई बार क्वेश्चन किया है। उसमें 2 साल पहले एक क्वेश्चन आया था 2019 में कि जीन को एडिट करने का टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं। तो उसमें कोई जानता है कि सॉरी, जीन को एडिट करने के लिए जो सीजर यूज किया जाता है, जिससे कट किया जाता है जीन को और दूसरे में ऐड किया जाता है, वो प्रोसेस जो है उसके बारे में उसने पूछा था। तो उसको बोलते हैं क्रिस्पर। क्रिस्पर सुना है ना? CRSPR, है ना, क्रिस्पर। इंग्लिश हिंदी जो भी है उसको क्रिस्पर ही बोलते हैं। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग कहीं से जीन को काटते हैं, दूसरे में ऐड करते हैं, ताकि उसमें उस टाइप का प्रॉब्लम ना रहे। अभी देखो, आप देखो फील्ड ट्रायल ना होने से क्या नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हो कि अभी कोविड के बाद जो यंग जनरेशन में हार्ट अटैक के बहुत चांसेस बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं जो कि आज तक इतने नहीं हुए थे। यूथ एज में 20 से 40 के एज वालों को बहुत हार्ट अटैक आ रहे हैं, और जो जिसके लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि कमेटी बनाओ, क्या इश्यू आ रहा है करके, इतने लोग क्यों मर रहे हैं। और रिसेंटली आप जानते भी हो, जितने लोग को आप जान रहे हो, जैसे सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आ गया, और 2-4 लोग जो अभी अभी न्यूज में थे उन लोगों को हार्ट अटैक आ गया, जिनकी डेथ हो गई। और सबका 80% ओवरलैपिंग है कोविड के साथ। अब कोविड है तो क्या वैक्सीनेशन भी है? क्या वो वैक्सीनेटेड थे? क्या उनको टीका लगा था? क्या टीका का कोई साइड इफेक्ट है कि कोविड का साइड इफेक्ट है? ये जानना जरूरी है। तो फील्ड ट्रायल जब तक अच्छे से नहीं हो जाता, किसी भी दवाई को या किसी भी एडिबल चीज को, खाने की चीजों को उतारा नहीं जा सकता, ठीक है। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे जीन को मॉडिफाई करना, जेनेटिकली मॉडिफाई करना। तो क्या बेनिफिट है इसमें मॉडिफाई करने से? सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा इंडिया जो है, जिसमें 55% लोग एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। 55% जनता जो है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से निर्भर करती है, डिपेंडेंट है। अब ऐसे जनता के लिए उनके पास जो पैसे होते हैं, उनके पास जो पैसे होते हैं, वो एक क्रॉप सीजन पे, एक राबी हो या खरीफ हो या जायद हो, एक सीजन के लिए बस पैसे रहते हैं। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, बाय द वे फसल खराब हो गई तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ये लोग लोन लेके कई बार ये सब डाले रहते हैं खेत में, और उससे काफी नुकसान हो सकता है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है, खासकर इंडिया जो कि ऐसा कंट्री है जहां पे हंगर के कारण से
या भूखमरी के कारण से लोगों की डेथ होने वाले में इंडिया वन ऑफ द टॉप में आता है। हंगर के कारण से हंगर इंडेक्स निकलता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है, उसमें इंडिया हमेशा से टॉप के पोजीशंस में रहता है। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इंडिया के पास जितना फूड बनता है, इंडिया के पास जितना खाना है, जितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, वो काफी ज्यादा है जितना हमको नीड है ना। अब आवश्यकता से हम लोग बहुत ज्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं, बट क्या है कि किसी रीजन से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, वितरण नहीं कर पा रहे, किसी ना किसी रीजन से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। और ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात है इंडिया के लिए कि हमारा इंडिया जो एग्रीकल्चरल सरप्लस है ना, इंडिया में ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, क्रॉप्स अच्छे हैं, ज्यादा हैं, फिर भी हम लोग के यहाँ भूखमरी से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, वितरण में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए राशन, पीडीएस सिस्टम, ये सबको लाया गया ताकि लोगों को खाना दिया जा सके। इंडिया में जब हो रहा है और लोग मरने नहीं चाहिए इंडिया में। तो खैर, तो अगेन मैं आ रहा हूं कि ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मैंने बताया कि क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि जो क्रॉप्स हैं वो खराब नहीं होते। दूसरा क्या है, बहुत सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग करने से एक बेनिफिट हमको डिसीज के कंट्रोल में, रोग के कंट्रोल में भी हो सकता है ह्यूमन में। जैसे क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, मच्छर के जीन में चेंजेस कर दिया जिससे मच्छर का अगला जनरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाया, है ना। तो क्या हुआ, वो मलेरिया फ्री हो गया। तो ये छोटा सा चीज जिसके कारण से हम लोगों ने देखा मॉस्किटो या मच्छर के कारण से इतने सारे डिसीज होते हैं, तो ये मच्छर को क्यों ना कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई बेनिफिट ज्यादा कुछ है नहीं मच्छर से। मतलब अगर हम लोग बोले कि प्रकृति का पार्ट है, हमारे सिस्टम का पार्ट है, इकोसिस्टम का पार्ट है, और उसके कारण से मच्छर को जीना दे, तो हमको तो मार देगा। और उनके में जीन अल्टरेशन बहुत तेजी से होता है। मतलब क्या है, बाय द वे, आपने घर में ऑल आउट लगाया तो कुछ दिन में ऑल आउट के ऊपर ही बैठा रहेगा मच्छर, तो फिर आप गुड नाइट लगाओगे, है ना, तो गुड नाइट के ऊपर भी फिर कुछ दिन में बैठने लग जाएगा। मतलब आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। अब जब ज्यादा पावर वाला यूज करोगे तो आपको भी हार्म करेगा। यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा कि आजकल जो मच्छर को भगाने के लिए आयुर्वेदिक ग्रीन तरीके से अगरबत्ती का यूज होता है, उसके लिए कौन से घास का यूज किया जाता है? यस, लेमन ग्रास। ये यूपीएससी ने पूछा है ना। जो लेमन ग्रास आपने देखना, आपके यहाँ जो अगरबत्ती आती है मच्छर को भगाने के लिए, उसमें लेमन ग्रास, जो नींबू का जो घास होता है ना, उसको यूज किया जाता है मच्छर को भगाने के लिए। तो मच्छर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो खैर, तो मच्छर किस लिए आए, हम लोग यहाँ पे आए, तो जीन एडिटिंग के थ्रू हम लोगों ने उस मलेरिया से हम लोग निजात पा पाए। मलेरिया हमारे लिए, मलेरिया से हम लोग थोड़ा सा बच पाए। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। बट स्टिल इंडिया के लिए अभी भी काफी ज्यादा डेंजरस है, फैटल है। इसमें हमेशा से एक इशू आता है, वो ये है कि कमर्शियल कंपनीज जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि हम लोगों ने जो रिसर्च किया है उसको तुरंत से सारे लोग खरीदने लग जाए। मतलब क्या है, जैसे अगर हम लोगों ने ऐसा वैरायटी बना दिया धान का, राइस का, सीड का, जो कि नॉर्मली कम पानी लेता है, तो नेचुरल लेवल पे जितने सीड, जितने बीज हैं हमारे, वो धीरे से कोई यूज नहीं करेगा और सिर्फ वही बीज यूज होगा। इससे क्या नुकसान है? वो कंपनी का तो फायदा होगा जिस कंपनी ने इसको उगाया, और जितने बाकी राइस के प्रोडक्शन जो है, नेटिव वैरायटी होते हैं, जो लोकल वैरायटी होते हैं, वो खत्म होते जाएंगे। तो इससे नुकसान क्या है? छत्तीसगढ़, जो कि धान का कटोरा जिसको बोला जाता है, इसका धान का कटोरा होने का ये रीजन नहीं है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा धान का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। अगर देखा जाए तो इंडिया में छत्तीसगढ़ से कहीं ज्यादा आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार, इसमें काफी ज्यादा होता है। तो हम लोग का छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों बोलते हैं?
इसका रीजन है कि हमारे पास इंडिया छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 वैरायटी के 20,000 वैरायटी के जीन अवेलेबल हैं। 20,000 वैरायटी के जीन अकेले छत्तीसगढ़ में अवेलेबल हैं धान के, राइस के। अब सोचो 1 एकड़ में आपने वैसे वाला राइस लिया जो कि कम पानी लेता है, उसको आपने उगाया। बगल में एक और खेत है जिसमें वो लोकल वैरायटी उगाता है। धीरे से क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो लोग हाइब्रिड हो जाते हैं, है ना। अब हाइब्रिड होने से क्या है, ना ये वैरायटी रह जाता, ना ये वैरायटी, कुछ और वैरायटी निकल गया, है ना। तो ये एक नुकसान हो सकता है कि नेटिव वैरायटी या लोकल वैरायटी परमानेंटली खत्म हो सकती है। और बाद में कई बार पता चलता है इस लोकल वैरायटी में सपोज आयरन बहुत अच्छा था, या तो किसी और चीज के लिए वो अच्छा था जिसको हम लोग अभी तक खोज नहीं पाए, और वो वैरायटी खत्म हो गई। दुबराज चावल का नाम सुना है? सुना है ना? चावल ही नहीं खाते क्या? तो दुबराज का चावल नहीं सुना है? नाम नहीं पता? कौन सा चावल खाते हो? जो मिल जाता है उसी को खा लेते हो। दुबराज बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? पूरे वर्ल्ड का फेमस है। और वो कहाँ का वैरायटी पता है? छत्तीसगढ़ में नगरी करके एक जगह है, जानते होंगे आप लोग, वहां का वैरायटी है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। हाँ हाँ, धमतरी का। पूरे वर्ल्ड लेवल पे दुबराज का वैरायटी का इसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग जैसे अभी बनारसी पान को मिला है ना, कि बनारस का पान, है ना। तो वैसे जीआई टैग मिलने से क्या होता है, उस वैरायटी का, उस एरिया का, इसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब उस एरिया का ज्योग्राफी में ही ये वैरायटी सबसे अच्छे तरीके से होता है। तो ये जीआई टैग मिला है भाई नगरी के धान के वैरायटी को, जिसको हम लोग दुबराज बोलते हैं, नगरी दुबराज बोलते हैं, नगरी का दुबराज। दुबराज के और भी वैरायटीज होते हैं, नगरी दुबराज ऐसा। तो हर किसी को खाना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ का कड़कनाथ, सुना है कड़कनाथ, है ना। हाँ। तो खैर, तो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन ये भी किया था कि जीआई टैग कौन देता है, कौन सी कंपनी देती है, ठीक है ना। जीआई टैग किसी भी चीज को, जैसे रसगुल्ला, बंगाल का रसगुल्ला, जो पहले बंगाल का होता था उसको उड़ीसा ने अपना जीआई टैग बनवा लिया था कि ये हमारे यहाँ जमाने से जगन्नाथ जी के में चढ़ते आ रहा है करके। तो बहुत लड़ाई हुई बंगाल, और ये अभी तक लड़ाई चल रही है कि रसगुल्ला है किसका। मतलब किसने इसको ये किया था। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। विश्व व्यापार संगठन का नाम सुना है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन देता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉडी देता है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मतलब क्या है कि व्यापार हो रहा है, तो इट डजंट मीन कि कोई भी दूसरा कंट्री ये बोल दे कि ये दुबराज चावल मेरा है और यहाँ का ही सबसे ओरिजिनल वैरायटी है, ये तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे क्या है, ये लोनावाला गए हैं? नहीं, है ना। लो, लोनावाला में चिक्की फेमस है। लोनावले में चिक्की खाएंगे बस, वाटरफॉल पे जाएंगे। वो सुना था, चिक्की खाएंगे। चिक्की वहां पे ना, क्या जयक नगर, जयकावाड़ी कुछ नाम है उसका, चिक्की फेमस है। अब सारा दुकान का नाम वही ना हो गया, जयकावाड़ी क्या तो है, उसी नाम से सारा लोना वाला के ना सारे दुकान के चिक्की का नाम वही हो गया। जबकि कोई किसी और का दुकान है, किसी और का, तो सारे लोग वही बेचते हैं। अब कौन जानेगा कि कौन सा ओरिजिनल वैरायटी है, नहीं जानता, है ना। तो इससे क्या होता है कि वैरायटी, एक्चुअल में ओरिजिनल वैरायटी खत्म हो जाएगा। जहां का लोकल था, जैसे हल्दी का किसी और ने पेटेंट करा लिया हमारे इंडिया को छोड़ के, हल्दी वहां का चल रहा है करके, जो तो सब लोग बाहर के लोग आएंगे, यहाँ का पेटेंट करा लेंगे। तो ये चीज बताता है कि ये यहाँ का है, ठीक है ना, ये बताता है ये यहाँ का है। तो हाँ, मैं बताने वाला था लोकल वैरायटी।
तो लोकल वैरायटी चेंज हो जाती है ना, जेनेटिक। तो अगर कोई पूछे जीएम क्रॉप से नुकसान क्या है, तो दो नुकसान है। पहला नुकसान ये है, लोकल वैरायटी के खत्म होने के चांसेस है ना। दूसरा नुकसान ये है कि इसका फ्यूचर 30-40 साल में क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इसका सफिशिएंट ट्रायल अगर ना हो तो वो आपको हर्ट कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो कल के दिन पायल चाहेगी कि मेरे बच्चे में एक आंख उल्लू का हो और एक ना आंख मेरा हो, तो क्या है, वो एक्चुअली अलाउड नहीं है ना। अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि इससे सुपर ह्यूमन बन सकता है। सुपर ह्यूमन क्या है, मतलब क्या है, उसको दिन को भी दिख रहा है, रात को भी दिख रहा है ना। ऐसा किया जा सकता है, चाइना ऐसा कर भी रहा है, जो कि ऑफिशियली नहीं बताता पर अनऑफिशियली कर रहा है। इससे ऐसी आर्मी बनाना चाह रहा है जिससे क्या है, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा हो। मतलब सब उसेन बोल्ट का जीन डाल दिए तो रनर अच्छा हो गया, फेल्प्स का स्विमिंग का जीन डाल दिए तो स्विमिंग अच्छा हो गया। तो ऐसे में क्या है भाई, वो तो सुपर ह्यूमन बन जाएगा, स्पोर्ट्स तो खत्म हो जाएगा, है ना। हम स्पोर्ट्स उन्हीं के बीच में होता है जो इक्वल हो, अनइक्वल के बीच में कैसे होगा। ठीक है, तो ये भी एक नुकसान है। तो इसलिए क्या है, कभी भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में उतना तक अलाउड होता है जितने में उसकी नीड फुलफिल हो, रादर देन उसकी लग्जरी हो। आवश्यकता है तब करो, वो भी रेगुलेशन होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरमेंट के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये है, तो मैंने बताया जीन मॉडिफिकेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि बून भी है, बेन भी है। मतलब इसका नुकसान भी है और इसके फायदे भी हैं। ठीक, नुकसान फायदे मैंने दोनों चीज बता दिया। इंडिया में कौन कौन से जीएम के क्रॉप्स जो है कल्टीवेशन होता है कमर्शियल लेवल पे, कौन कौन से जीएम के ऐसे वैरायटी हैं जो हमारे इंडिया में यूज होते हैं। तो एक गोल्डन राइस करके नाम आया है। ये गोल्डन राइस के बारे में यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है ना। गोल्डन राइस इस एरिया में पता नहीं यूपीएससी को बड़ा मन करता है इसमें से पूछने का क्वेश्चन का, लगातार 3-4 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको क्या किया इसने, एक डेफोडिल करके, जानते हो डेफोडिल, एक फूल है, डेफोडिल करके एक फूल है ना, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। एक फूल है, और मेज किसको बोलते हैं, मक्का, ठीक। तो एक फूल और मेज, इसके कुछ जीन को उठा के गोल्डन राइस में डाल दिया गया। इससे क्या बेनिफिट हुआ, उसमें विटामिन ए आ गया, और दूसरा उसमें सुगंध आ गई। सुगंध, फ्रेग्रेंस, क्योंकि फूल का जीन है। जो मक्का होता है, मेज जो होता है, कॉर्न बोलते हैं हम लोग, उसमें आयरन बहुत होता है। तो इसलिए इस चावल में आयरन, और इंडिया कितना ज्यादा एनीमिक पेशेंट थे, मैंने कोई क्लास में, आप थे उस क्लास में, एनीमिया वाला क्लास में, आप थे। हाँ, एनीमिया में तो आप भी थे ना, कि खून की कमी हो जाना, आयरन की कमी हो जाना वाला, है ना। तो इंडिया में एनीमिया का बहुत ज्यादा केसेस हैं। इंडिया को एनीमिक कैपिटल बोल सकते हैं इंडिया को, इतने ज्यादा एनीमिया के केसेस है। और विटामिन ए का सोर्स बन जाएगा अगर गोल्डन राइस, मतलब आयरन की कमी नहीं रहेगी। और आयरन की कमी नहीं होने से इंडिया का आधी जनता जो एनीमिक है उनको बेनिफिट मिल सकता है। गोल्डन राइस इसका नाम है, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। एक है बीटी कॉटन जिसको इंडिया ने अप्रूव किया है।
एक और था जीएम मस्टर्ड, मतलब सरसों, जीएम सरसों, जीएम मस्टर्ड, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया ही नहीं था कि कमर्शियल लेवल पे बहुत जगह पे यूज होने लग गया। फील्ड लेवल पे ट्रायल करने का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है ये सब का? फील्ड लेवल पे जैसे छत्तीसगढ़ में ये वैरायटी आई है और उसको खेतों में उगा के कुछ जगह पे, छोटी जगह पे, है ना, बड़े लेवल पे नहीं, किसानों को नहीं देना है, कुछ लोगों को देख के उसका ट्रायल एंड ये सब करने का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देखता है? हाँ, इंडिया का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका फुल हिंदी में क्या बोलता है इसको? बता रहा हूँ, पहले इंग्लिश में लिख लो, आईसीएआर। इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन आ चुका है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो हिंदी में देख लेता हूँ, जस्ट ध्यान नहीं आ रहा इसका। हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। भारतीय कृषि, देखो नाम से क्या लग रहा है, अनुसंधान, रिसर्च। ये जो है, ये आईसीआर जो है, ये पहले फील्ड ट्रायल करवाता है सारे जगह पे, इंडिया में सभी जगह को, सभी लोगों को बोलेगा, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, जहां जहां पे देखोगे वहां वहां पे करवाएगा ट्रायल, है ना, और देखेगा कि इसका एक्चुअल में क्या बेनिफिट है ना, इसका नुकसान क्या है, फायदा क्या है। तो ये सब करने के बाद जब आईसीआर अप्रूव कर देता है कि हाँ ठीक है इसको कर सकते हैं, इसके बाद और भी अलग लेवल का ट्रायल चलते हैं। ये सब होने के बाद फाइनली डिसाइड होता है कि इसको कमर्शियल लेवल पे उतारा जाए कि नहीं उतारा जाए। ठीक, हाँ हाँ हाँ, देखो क्या है, आईसीएआर के अपने स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो होता है आईसीएआर ही, उसके स्टेट लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो गवर्न होता है आईसीआर। जैसे एम्स का है ना, एम्स का सारे जगह पे है, गवर्न होता है वहां से सेंट्रली जो उसका, वैसे आईसीआर का। हाँ, मेंस का क्वेश्चन आया था कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है और इसका क्या रोल है इंडिया में, भारत में इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है, इस ये मेंस का क्वेश्चन आया था। ठीक, एक चीज मुझे अगले क्लास में बताना कि छत्तीसगढ़ का, एटलीस्ट इतना तो जानना चाहिए आपको, छत्तीसगढ़ का क्या क्या चीज को जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद अगला स्टेट का एक और नाम मैं लूंगा। जीआई टैग छत्तीसगढ़ में कौन कौन से चीजों को मिला हुआ है, जैसे मैंने एक चीज तो बता दी आपको, वो है दुबराज, वैसे ही आप बाकी का बताओ। कौन सी वैरायटी नाम, ठीक है ना, बताना। राइस का वैसे इंडिया में ना बहुत सारे वैरायटी को, अलग अलग टाइप का, जैसे केरला का ना एक वैरायटी है, जस्ट जीके के समझ हिसाब से सोच लो, क्योंकि अब करंट अफेयर्स में नहीं पूछा जाएगा, 4-5 साल पहले की बात है। क्या होता है नॉर्मली, धान को उगाने के लिए, राइस को उगाने के लिए कैसा चाहिए, पानी जमा रहना चाहिए। तो केरला में क्या किए कि केरला में जहां पे नदी टाइप की थी, नाले टाइप के थे, उस जगह पे, नाला भी मत समझ लो, कि पानी का जहां पे जाने का रास्ता है, उस जगह पे उन्होंने राइस उगा दिया और उसमें भी अच्छे से ग्रो हुआ। मतलब क्या, पानी भी जा रहा है और राइस भी ग्रो हो जा रहा है ना। इस तरीके से एक केरला की वैरायटी को मिला था जीआई टैग। इवन गोवा का फेनी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। फेनी, फेनी नहीं सुने? उसको भी देख लेना नेट पे। एक्चुअली गोवा इज नोन फॉर कैशू, काजू के प्रोडक्शन के लिए गोवा बहुत फेमस है।
गोवा, तो काजू से एक लिकर बनता है ना, और वो गोवा का फेमस है, मतलब गोवा का स्पेशल फेनी जो लिकर है, ठीक है, शराब जो बोल रहे हैं ना, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, फेनी। तो जीआई टैग ना इंडिया अभी अभी बनारसी पान को मिला, तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, बनारसी का पान इतना फेमस था। अब जगह बनारस का, अब अगला है इंडिया, जिसको एक और कैपिटल बोला जाता है, दैट इज डायबिटीज का कैपिटल बोला जाता है, मधुमेह का बीमारी का राजधानी है पूरे वर्ल्ड का। मैं इसके लिए ना जो भूमिका, जो इंट्रोडक्शन देता हूँ ना, वो ना मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब मैं उसका इसका भी एक भूमिका देता हूँ, एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। अब इंडिया जहां पे आधी जनता एनीमिक है, हंगर से ये है, मेल न्यूट्रिएंट है, कुपोषित है, वही बहुत सारी जनता जो है ज्यादा खाने के कारण से या लाइफस्टाइल के कारण से डायबिटिक है। मतलब ये अनफॉर्चुनेट है इंडिया के साथ कि यहाँ पे भूख से भी मरने वाले बहुत हैं और लाइफस्टाइल से, डिजीज से भी मरने वाले बहुत हैं। जबकि वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है, या तो आदमी मरता है तो लाइफस्टाइल के, जैसे अमेरिका में बीपी शुगर से ज्यादा मर रहे हैं, इंडिया में दोनों तरीके से मर रहे हैं। अफ्रीका में अंडर न्यूट्रिशन के कारण से, कुपोषण के कारण से ज्यादा मरते हैं। पर इंडिया ऐसा है जिसके पास बर्डन हंगर का भी बहुत है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल डिसीज जिसको बोला जाता है, बीपी और शुगर का भी बहुत है। तो हम लोगों को शुगर के बारे में समझना जरूरी है कि शुगर होता क्या है और कैसे होता है, और इसमें कुछ एसेंशियल पॉइंट्स है जो कि जानना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ग्लूकोज बॉडी जो जनरेट करता है, उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करे, और फैट इसलिए बनता है ताकि फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए एनर्जी रहे। वसा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये फ्यूचर के लिए एनर्जी देता है। तो जितना आपने यूज किया, कंज्यूम किया, जो बच गया शुगर, वो आपके फैट में आ जाता है। नेचुरल जो डायबिटीज जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, वैरायटी हम लोग समझेंगे। जैसे एक तो क्या हुआ, कुछ लोगों को बचपन से ही डायबिटिक होते हैं, शुगर होता है, और उसका रीजन क्या होता है, सिंपल ये है कि उसके बॉडी में ही इश्यू है ना, जिसके कारण से डायबिटीज हो जाता है। मतलब उसका ऐसा नहीं कि उसका लाइफस्टाइल खराब था, बट उसके बॉडी में सफिशिएंट इंसुलिन पैदा नहीं हो पाते थे, जिसके कारण से वो आदमी बचपन से ही डायबिटिक होता है। तो ये एक हुआ, मैं वैरायटी बताऊंगा, अभी डिटेल में बताऊंगा, मैं एक भूमिका बता रहा हूँ। एक और है जो कि लाइफस्टाइल के कारण से होता है, जो कि 40 के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि ऐसा लाइफ ये हो जाए, डायबिटिक हो जाए। और तीसरा होता है टेम्पररी डायबिटीज, डायबिटिक होते हैं। टेम्पररी समझते हो, डायबिटिक होते हैं। हाँ, ये होता है जब प्रेगनेंसी के 1 साल तक जो डायबिटीज होता है वो टेम्पररी लेवल पे होता है ना। हर मदर को होता है ये जो डायबिटीज होता है, पर ये टेम्पररी होता है। हाँ, बट एक चीज है कि जिस मदर को प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में डायबिटीज हुआ है, उसकी हाई चांस है कि फ्यूचर में उसको हो जाए, है ना। जैसे क्या है, 10 में से 6 मदर को प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में डायबिटीज हो जाता है, और उसके बाद खत्म भी हो जाता है ना। हम लोग बोलते हैं कि खत्म क्यों हो जाता है और क्यों डायबिटीज हो जाता है, वो बाद में देखेंगे। पर क्या है, तीसरा वैरायटी ऐसा है जो टेम्पररी है, तीसरा वैरायटी, और वो है मदर जो प्रेग्नेंट होती है। अब क्यों डायबिटीज होता है उसको, क्योंकि सिंपल रीजन होता है, उनके बॉडी में बच्चा है, ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है, तो बॉडी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इवन बच्चा निकल भी गया तब भी इसका बॉडी ग्लूकोज प्रोड्यूस करते जा रहा है। तो अगर मेजरमेंट करोगे तो ग्लूकोज हायर लेवल पे मिलता है, शुगर हायर लेवल पे मिलता है। तो बॉडी को जब तक समझ आता है कि हाँ बच्चा निकल चुका है, अब शुगर उतना जरूरत नहीं है, तो धीरे से फिर क्या होता है, बॉडी का शुगर कंट्रोल होता है। इसलिए मदर को परमानेंट फैट जनरेट हो सकता है आफ्टर प्रेगनेंसी, और उसका रीजन है कि इतना सारा शुगर निकल रहा है बॉडी में, बच्चा है नहीं, बच्चा तो बाहर निकल गया है, तो क्या है, इसके कारण से फैट हो जाता है।
और कई सारी मदर को परमानेंटली फैटी हो जाती है ना, और वो रीजन रहता है वो आपका जो ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का। इसलिए क्या है कि पोस्ट प्रेगनेंसी एक्टिविटी करनी चाहिए सो दैट वो जो एक्स्ट्रा शुगर बॉडी में जनरेट हो रहा है उसको सही रखा जा सके। तो ठीक है, तो हम लोग समझते हैं डायबिटीज है क्या। डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है, ऐसा डिसीज है जो कि ब्लड ग्लूकोज है ना, ब्लड शुगर ब्लड में शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है, इसके कारण से होता है। ग्लूकोज नॉर्मली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो भी हम खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ ग्लूकोज होता है जिससे आपको एनर्जी मिलता है। और आपके बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये पैंक्रियास से निकलता है। पैंक्रियास पित्त, क्या बोलते हैं, पित्त, हाँ क्या बोलते हैं हिंदी में, पैंक्रियास, देखो तो। तो पैंक्रियास आग्नेय आग्नेय ग्रंथि, ठीक है, पैंक्रियास। तो इससे इंसुलिन निकलता है, ठीक है। और इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन बॉडी को बताता है कि कितना ग्लूकोज शुगर में डाल रखना है और कितना उसको एनर्जी में डालना है, मतलब कितना एनर्जी में यूज होगा, ठीक, कितना एनर्जी में यूज होगा और कितना ब्लड में रहेगा। मतलब ये कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, जो कि डिसाइड करता है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास सेल्स में जाएगा। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन ना रहे या इंसुलिन सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं होता, बाय द वे, तो क्या नुकसान होता है, बॉडी को पता नहीं चलता कि ब्लड में कितना शुगर होना चाहिए। तो इसके कारण से जो ब्लड है उसमें शुगर रह जाता है। ब्लड है उसमें ग्लूकोज जो है, जो खून है उसमें, रक्त में जो शुगर है वो रह जाता है। और बहुत लॉन्गर टाइम तक ऐसे होने से ये बहुत ज्यादा जो ग्लूकोज है ये बहुत टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चालू कर देता है। हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, चाहे फेफड़ा हो, लीवर हो, है ना, ये सबको ये इफेक्ट डालने लग जाता है। तो कौन कौन से टाइप के डायबिटीज हैं, तो हम लोगों ने डायबिटीज में ये समझा कि एक इंसुलिन है जो कि पैंक्रियास से निकलता है, आग्नेय ग्रंथि से निकलता है, जो कि बताता है बॉडी को कितना एनर्जी चाहिए, आपके कोशिकाओं को, सेल्स को, और कितना एनर्जी या कितना ग्लूकोज आपके ब्लड में रहेगा, ये बताता है। अगर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता तो उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है, और इससे क्या नुकसान होता है, इससे परमानेंटली आपके ऑर्गन्स जो हैं, लीवर है, किडनी है, ये सब डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप के डायबिटीज तीन टाइप के होते हैं। एक तो टाइप 1 डायबिटीज जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज, और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज। तीन टाइप के डायबिटीज हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज मधुमेह है, टाइप 1 मधुमेह जो है, इसमें बॉडी में ये इश्यू होता है कि वो इंसुलिन बनाता ही नहीं, हाँ, टाइप 1 में तो बॉडी जो है इंसुलिन बनाता ही नहीं। बचपन से पैंक्रियास में ऐसा इश्यू होता है। और ये क्यों होता है, कई बार बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक क्षमता होती है आपकी बॉडी की जो होती है, वो पैंक्रिया की कोशिकाओं को, पैंक्रिया के सेल्स को नष्ट कर देती है, खराब कर देती है।
आपका इम्यून सिस्टम अगर आपके ही पैंक्रियास को खराब कर दे या उसके सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसमें से जो इंसुलिन निकलता है वो इंसुलिन निकल नहीं पाएगा। तो ये टाइप 1 ना बच्चों में ही चालू हो जाता है दिखना, बचपने से ही ये दिखना चालू हो जाता है। तो ऐसे लोगों के पास कोई और उपाय नहीं है, इनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है और डेली लेना पड़ता है। इंजेक्शन रोज का रोज इंसुलिन का लगाना पड़ता है, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये ज्यादा लोगों को नहीं होता, बहुत कम लोगों को होता है, फिजियोलॉजिकल है ये, मतलब बॉडी में ही प्रॉब्लम है जिसके कारण से ऐसा है। दूसरे टाइप का जो डायबिटीज है वो है टाइप 2 डायबिटीज। ये किसी भी एज में हो सकता है। इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि आपको पेरेंट्स से किस टाइप का जीन मिला है, मतलब आपके फैमिली हिस्ट्री पूर्वजों वाला। दूसरा आपका लाइफस्टाइल, दिनचर्या। ये 2 चीज डिपेंड करता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। बट इसमें क्या है, 2 कंडीशन हो सकते हैं। जैसे टाइप 1 में क्या था कि इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, पर टाइप 2 में क्या होता है कि या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कि या तो बना नहीं पा रहा है इंसुलिन को, या तो यूज नहीं कर पा रहा है। देखो, एक कंडीशन है या तो बना नहीं पा रहा है या तो यूज नहीं कर पा रहा है, तो दोनों कंडीशन में हो जाएगा। इंसुलिन आ रहा है पर यूज नहीं कर पा रहा है, दूसरा है इंसुलिन ही नहीं आ रहा है। तो टाइप 2 में दो वैरायटी हो सकता है कि या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है या तो आपका बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रहा है। नॉर्मली मिडिल एज 40 के बाद के एज में ये आपको ज्यादा दिखेंगे, है ना। इस टाइप के डायबिटीज जो है 40 के बाद वालों को ज्यादा दिखेंगे। इसलिए बोला जाता है कि 40 के बाद हर साल अपना एक बार शुगर या ग्लूकोज चेक करवाना चाहिए। सॉरी। तीसरा टाइप का वैरायटी है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज ये कैसा वैरायटी है, इसके बारे में देखते हैं। तो वुमेन को प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, गर्भवती जब होती है उस समय ये डायबिटीज हो सकता है। ये जैसे ही बेबी पैदा हो जाता है, बॉर्न हो जाता है, इसके बाद ये चला जाता है। बट जिस मदर को इस टाइम पे शुगर हुआ, डायबिटीज हुआ, उनको लेटर इन लाइफ चांसेस हैं कि उनको परमानेंटली शुगर हो सकता है। इसके लिए एक वीडियो दिखाता हूं, आपको समझ आएगा कि कैसे होता है, इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको देखेंगे अच्छे से। पॉपकॉर्न की व्यवस्था की जाए। पानी नहीं है क्या? ये है ना पानी, ये लो पानी। और क्या चाहिए? वहां पे ना वाटर, हाँ ऐसे भी ले सकते हो, जैसे भर के रखने से अंदर से पुराना हो जाता है, उससे अच्छा पूरा से निकाल के ले सकते। Diabetes refers to a group of conditions characterized by a high level of blood glucose, commonly referred to as blood sugar. Too much sugar in the blood can cause serious, sometimes life-threatening health problems. There are 2 types of chronic diabetic conditions:
type 1 diabetes, and type 2 diabetes. Pregnant women may acquire a transient form of the disease called gestational diabetes, which usually resolves after the birth of the baby. Pre-diabetes is when the blood sugar level is at the borderline, higher than normal, but lower than in diabetics. प्री डायबिटीज भी एक स्टेज होता है, Carbohydrates or प्री डायबिटीज भी एक स्टेज होता है जिसमें वो बॉर्डर पे है, हुआ भी नहीं है, पर अगर आप कंट्रोल नहीं किया जाए तो हो जाएगा, है ना? तो वो एक स्टेज है, जस्ट वो डायबिटीज का वैरायटी है, बॉर्डर लाइन है। carbs break down into glucose, which is carried by कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है आपका जो लीवर है, आमाशय है, उसको ग्लूकोज में तोड़ता है। the bloodstream to various organs of the body. तो इससे क्या है, ये जो इंटेस्टाइन है या जो लीवर है, इसमें से जो ग्लूकोज टूट जाता है वो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? आपके ब्लड में। Beta cells of the pancreas produce insulin, or may not progress to diabetes. Break down into glucose, which is carried by the bloodstream to various organs of the body. Insulin is a hormone produced by beta cells of the pancreas तो and is पैंक्रियास से necessary for इंसुलिन को glucose इसमें डाला intake जाता है, by target cells. मतलब बॉडी में लाता है। In healthy people, beta cells of the pancreas produce insulin. Insulin binds to its receptors on target cell and induce glucose intake. देखिए क्या हो रहा है, इंसुलिन आपके कोशिकाओं के साथ अटैच हो जाता है, जो सेल्स के साथ अटैच हो जाता है। इससे क्या होता है, ये ब्लड के जो शुगर है इसको वो कैप्चर कर पाता है, उसको अट्रैक्ट कर पाता है, उसको पकड़ पाता है ना। इससे आपके कोशिकाओं को, सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो ये रिसेप्टर का काम कौन कर रहा है, ये इंसुलिन, है ना। ये जाके यहाँ पे फंसता है, तब जितने ब्लड शुगर, जितने ग्लूकोज है, ये इसमें आ पाते हैं। In type 1 diabetes, beta cells of the pancreas are destroyed by the immune system by mistake. तो टाइप 1 में याद होगा कि इसकी कोशिकाओं को मार देता है, सेल्स को वो मार देता है आपका इम्यून सिस्टम। तो इसके कारण से आपके जो The इंसुलिन है reason why this happens is वो unclear, प्रोड्यूस नहीं हो पाते। but genetic factors are believed to play a major role. Insulin production is reduced. Less insulin binds to its receptor on target cells. Less glucose is taken into the cells. More glucose stays in the blood. तो कब इंसुलिन होगा, Type 1 is ज्यादा शुगर characterized by early onset. टाइप 1 बहुत Symptoms जल्दी हो commonly जाता है, start suddenly ये and सडनली before आता the है। age of 20. Type 1 diabetes is normally managed with insulin injection. Type 1 diabetics are therefore insulin dependent. In type 2 diabetes, the pancreas produces enough insulin, but something goes wrong either with receptor binding or insulin signaling inside the target cells. The cells are not responsive to insulin and therefore cannot import glucose. समझे? इसमें क्या हो रहा है कि आपके सेल्स जो है इंसुलिन के साथ अटैच नहीं हो पाते, जबकि इंसुलिन है ना, बट किसी रीजन से आपके लाइफस्टाइल के कारण से सेल्स ना इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते इंसुलिन को, और इंसुलिन को नहीं अट्रैक्ट होने के कारण से ये जो ग्लूकोज के लिए जो ग्लूकोज जो रिसीव होने थे, इम्पोर्ट होने थे, वो इम्पोर्ट नहीं हो पाते, और इसके कारण से ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज रह जाता है। इसके कारण से ना जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका स्किन थोड़ा सा ड्राई, रूखा रूखा दिखता है, और उसका रीजन यही होता है क्योंकि सेल्स में शुगर या ग्लूकोज प्रॉपर्ली जा नहीं पा रहा है जितना चाहिए। Glucose stays in the blood. In other words, type 2 diabetics are insulin resistant. Here again, genetic factor. जैसे क्या है, इससे पहले जो टाइप 1 डायबिटीज था उसमें, अच्छा अभी गूंज रहा था क्या आपको देवी? Yes, sir. हाँ अभी ठीक है। Yes, sir. हाँ, टाइप 2 डायबिटीज में क्या हो रहा है, इंसुलिन के लिए रेजिस्ट कर रहा है। एक में था इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था, इंसुलिन का उत्पादन खत्म हो गया था, और एक में इंसुलिन
के लिए प्रतिरोधकता आ गई है। तो दोनों में अलग अलग है टाइप 2 और टाइप 3। Predisposed susceptibility to the disease, but it is believed that lifestyle plays a very important role in type 2. Typically, obesity, inactive lifestyle, and a healthy diet are associated with higher risk of type 2 diabetes. तो तीन चीज बताया इसने, मोटापा, ओबेसिटी, दूसरा है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, है ना, आलस, बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, और तीसरा है ऐसा खाना खाना जो जंक फूड जिसको बोलते हैं, जंक फूड खाना। ये तीन से ये डायबिटीज हो सकता है टाइप 2 वाला। Type 2 is characterized by adult onset. नॉर्मली 40 के बाद Symptoms usually appear gradually धीरे-धीरे करके and start after the age of 30. Type 2 diabetes accounts for about 80 to 90% of all diabetics. जितने डायबिटिक होते हैं उनमें से Focuses 80 से 90% लोगों को टाइप 2 ही होता है। एक टाइप 1 वाले लोग कम ही होते हैं पूरे वर्ल्ड में। weight loss and includes a low carb diet. अगला है मलेरिया। यूपीएससी सीजीपीएससी कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहता, जो जानते हो उसी को अच्छे से जानना चाहता है ना। देखो मलेरिया है, डेंगू है, ये जो आपका डायबिटीज है, टीबी है, इसके बारे में जानो तो होता क्या है, कैसे होता है और कैसे बचाव हो सकता है। देखो इवन आप बायो के हो, आर्ट्स के हो, कोई मैटर नहीं करता, पर क्या ये चीजें आपके लाइफ के लिए जो यूजफुल है वो चीज आपको जानना चाहिए। ये है मलेरिया। तो मलेरिया के लिए ये न्यूज भी क्यों आ सकता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार एक वैक्सीन जिसको आरटीएस बोलते हैं, एक टीका जो है जिसको बच्चों में लगाने के लिए इसको अप्रूव कर दिया है, बच्चों में लगाने के लिए अप्रूव कर दिया है। मलेरिया एक घातक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है। बीमारी अगर हो जाती है तो उसके वैरायटी जानना पड़ता है कि कौन से मलेरिया हुआ है। अगर कम डेंजरस वाला मलेरिया है तो बच जाओगे, अदरवाइज डेंजरस हो सकता है। इसके लिए जो परजीवी पैरासाइट जो रिस्पॉन्सिबल है, जो आपकी बॉडी में मच्छर लेके आता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो मॉस्किटो आपकी बॉडी में एक पैरासाइट परजीवी को लेके आ जाता है, आपकी बॉडी में डाल देता है, जिसके कारण से आपको ये बीमारी हो सकती है। और वो जो मच्छर है, जो मेल एक्टर इन लीडिंग रोल, तो ये मेल एक्टर ना होकर फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल है। एनाफिलिस मच्छर जो कि रात को ड्यूटी पहरा देती है। ये जब काटती है आपको, तो आपके बॉडी में पैरासाइट, ये जो पैरासाइट है उसको डाल देती है, जो आपके बॉडी से अल्टीमेटली चला जाता है लीवर में। मतलब इसका मेन जगह जो है वो है लीवर, बट वो वहां तक रुकता नहीं। जैसे हर एक बीमारी का अपना अपना जगह होता है। जैसे वायरस हम लोग कोविड का हम लोग बोलते हैं लंग्स और थ्रोट में इन्फेक्शन करता है, वैसे इस पैरासाइट का जगह कौन सा है, लीवर। बट ये लीवर तक रहता नहीं है, वो लीवर को अपना जगह बना लेता है, होस्ट बना लेता है, और उसके बाद वो रेड ब्लड सेल, है ना,
रक्त कणिका में चला जाता है, रेड ब्लड सेल में चला जाता है और वहां जाके उसको खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, रेड ब्लड सेल को खत्म कर देता है। इससे क्या नुकसान होता होगा वर्षा, क्या लगता है? अगर आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या नुकसान हो सकता है? इसका काम क्या है रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी में? मैंने बताया है, एनीमिया की क्लास में थे ना? एनीमिया की क्लास नहीं थे ना? तो आप थे ना एनीमिया की क्लास में? कभी ऐसा नहीं हुआ है आप दोनों एब्सेंट थे? आप तो रहते ही हो। मैंने पढ़ाया है और आप थे इस समय, मुझे याद है। वैशाली, क्या काम है रेड ब्लड सेल? सर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्सीजन लेके जाता है आपके ब्रेन तक। लेके जाता है, एक जाता है, हाँ, लेके जाता है, है ना? लेके जाता है। और वो किसका बना रहता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसका बना रहता है? आयरन। ठीक है ना? अब क्या है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इससे क्या होता है, ब्रेन में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण से हमारी डेथ हो सकती है। हम लोग बोलते हैं दिमाग में बुखार चढ़ गया तो आदमी मर सकता है, तो इसका यही है। तो मच्छर से और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? उसमें है मच्छर से होने वाले में चिकनगुनिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये एंसेफेलाइटिस, इसको ज्यादा जानने की जरूरत है। जापानीज एंसेफेलाइटिस जो दिमागी बुखार के बारे में बताया था वो, मलेरिया ये वाला, येलो फीवर बीच बीच में न्यूज में आता है, और जीका वायरस। इतने करो आपको ज्यादा जरूरत है, बाकी वर्ल्ड लेवल पर बाकी लोग को ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए अब देखते हैं एक वीडियो। आपको समझना है कि डायबिटीज One evening, after returning home from her lectures, Zara developed an extremely तो इसके लिए एक वीडियो दिखाता हूँ कि मलेरिया एक्चुअल में कैसे आपके बॉडी में एंटर करता है और उसका साइकिल क्या है। तो ये जो ज़ारा है, वीर कहाँ है पता नहीं, पर ये ज़ारा यहाँ है। ये क्लास अटेंड की सीबीएसई का, इसके बाद रात को बुखार आ गया इसको। तो उसको हुआ क्या देखते हैं। high temperature. Also, she had frequent severe chills and sweating intermediately. देखो, चिल्स होते हैं, कंपन होती है जब ये वाला बुखार होता है, मलेरिया वाला, ठीक है ना? और जैसे लीवर में ये अटैक करता है, इसलिए वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी आ सकती है, जबकि नॉर्मल फीवर में उल्टी नहीं आती है। मैंने बोला था ना कि जब उल्टी आ रही है उसके साथ तो कुछ अलग हो सकता है आपकी बॉडी में। बुखार के साथ उल्टी आना मतलब अनयूजुअल चीज है। What was really wrong with her? A few diagnostic tests revealed that Zara was suffering from malaria. And now she was given all the possible best treatments to recover as quickly as possible. But how did she get infected with malaria in the first place? What could have caused it? And how did the infectious agent take over her body? Let's learn this infectious disease in detail in this video. To begin with, can you tell me what causes malaria? We've always heard mosquito bites are the root cause of malaria. So are mosquitoes responsible for this infection? No. You'll be surprised to know that mosquitoes do not cause malaria
but just spread it. And what do we mean by this? The actual causative agent of malaria is the protozoan called the Plasmodium. Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum are a few species. देखो इसके 3 टाइप है ना, वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर कुछ लोगों को आपने सुना होगा पैरासिटेरियम मलेरिया हो गया है ना, वो मलेरिया अलग टाइप का होता है जिसमें दिमाग में चल रहा है ना, ये बहुत डेंजरस होता है। अगर आपके बॉडी में प्लाज्मोडियम गया है बट ये वाइवाक्स गया है तो उतना दिक्कत नहीं, पर ये बाकी तो जो मलेरिया वाला है तो मलेरिया करेगा, और ये पैरासिटेरियम होगा तो और डेंजरस है। तो कौन सा मच्छर से स्प्रेडर है ना, वो लेके आता है बॉडी में Of Plasmodium that cause malaria in humans. Among these, Plasmodium falciparum is the most violent and can also be life-threatening. So from where does a mosquito come into the picture? Well, the protozoan Plasmodium lives as a parasite in the female Anopheles mosquito. From there, it gets transmitted to the humans with a mosquito bite. Hence, it's the infected mosquito bite which can cause malaria and not the insect itself. Thus, the complete life cycle of the malarial parasitic protozoa involves 2 hosts. The first one is the female Anopheles mosquito, and the second one is the human host. समझ गए? इसका 2 घर है, इस पैरासाइट का 2 घर है। पहला ये इसके अंदर में रहता है ना, और ये जब काटता है तो हमारे घर में रहता है ना, उसके लिए दूसरा घर बच जाता है ये। ठीक, Let's understand the complete life cycle of the malarial parasite. It all begins when an infected mosquito bites a human. This helps transfer the malarial parasite into the human body. In order to enjoy her blood meal, the female Anopheles mosquito secretes her saliva into the human bloodstream to prevent blood coagulation. It's with this secretion that the parasite gets a chance to enter the human body. अब क्या है, अगर ये सिर्फ खून पीती तो दिक्कत नहीं था, चलो खून ही लिया करके, बट ये क्या करती है, जब काटती है ना तो वो जो घाव है भर मत जाए करके ना, वो एक ना लाल सलाइवा डालती है, जिससे ना आपका जो काटी है वो बंद नहीं होता, और उस समय वो जो सिक्रेशन जो लाल डालती है उसमें पैरासाइट घुस जाता है हमारे बॉडी में। अगर वो सिर्फ जूस जैसे पी लेती है तो चल जाता है। दिक्कत ये है कि वो एक सलाइवा छोड़ती है हमारे बॉडी में ताकि ये बंद ना हो जिसको काटा है, ठीक है ना, और उस समय पैरासाइट अंदर चला जाता है हमारे बॉडी। The disease-causing Plasmodium gets transferred from the mosquitoes to the humans in the form of sporozoites. Sporozoites is a stage in the life cycle of the Plasmodium. At this particular stage, they are capable to cause an infection in the human body. And how do they do that? Once they enter the bloodstream of the humans, they eventually reach the target, that is, the liver. Here, they attack the liver cells and stay inside them for quite a long time. They reproduce asexually in order to increase their number. After that, they release themselves back into the bloodstream by bursting out the liver cells. The form in which they are released into the bloodstream is known as the merozoites. These merozoites now target the red blood cells, the RBCs. Now, in the RBCs, the merozoites develop into a ring-like structure called the trophozoite. This form can have 2 fates. Most of the trophozoites begin with the asexual cycle to give rise to a new merozoites. And this occurs exponentially. The number of merozoites produced is too large for the RBCs to contain. Hence, they are released out with the bursting of the RBCs. The released merozoites can now attack new RBCs and keep increasing their population exponentially. The other fate of the trophozoites is entering a sexual cycle. With this, the trophozoites give rise to 2 different gametocytes. Gametocytes, in simple terms, are like the germ cells of Plasmodium. When a non-infected mosquito approaches the infected human for a blood meal, then these gametocytes quickly pass into the mosquito's body with the sucked blood. Now here, in the mosquito's body, both
male and female gametocytes, which are like the germ cells, fuse to form a zygote. That is, the fertilization of these gametocytes results in the formation and the development of a zygote in the mosquito's gut. From here, a structure called oocyst is developed which crosses the gut wall and reaches the salivary glands. Here, the oocyst now releases several sporozoites, which are the mature infective forms of the parasite, ready to infect a new healthy individual with the next blood layer. So, देखो, इसमें इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं, बस इतना चीज समझ लो। क्या है कि जब ये हमारे लीवर में जाते हैं तो लीवर को कब्जा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का बढ़ जाता है। जब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाता है तब ये क्या है, हमारे रेड ब्लड सेल में चले जाते हैं। रेड ब्लड सेल में पहुंचने के बाद एक्चुअली इसको बोलते हैं यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बिना मेल फीमेल के ही रिप्रोडक्शन हो जाता है ना। तो ये जो आता है रेड ब्लड सेल में, बिना, यहाँ पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब बिना मेल फीमेल के ही रिप्रोडक्शन हो रहा है। और रेड ब्लड सेल में इतना क्वांटिटी बढ़ जाती है कि ये टूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, इसके बाद अगले रेड ब्लड सेल में चला जाता है। इस तरीके से सारा जो रेड ब्लड सेल है उसको तोड़ता जाता है, उसके कारण से ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंच पाता। ये तो एक तरीका हुआ हमारी बॉडी को हार्म करने का। पर दूसरा तरीका, अगर आप सोचो, अगर आप पैरासाइट के पार्टी पे हो, अगर आप इसकी पार्टी पे हो, तो आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? आप अंदर गए, आपके बच्चे आए, है ना, पर ये बच्चे का दो तरीका है, या तो आपके रेड ब्लड सेल में रहेगा, या तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स इसको बोल रहा है, दो पार्ट में, जिसको जब ब्लड एक और मच्छर काटता है ना उसी बॉडी को जिसको मलेरिया है, तो उसके में ये चला जाता है। अब उसके अंदर में पहली बार मेल फीमेल मिलके पहली बार उसका पैरासाइट का बच्चा आएगा, जो कि मच्छर के पेट में बन रहा है, और वो फिर जब ये जो पैरासाइट जवान हो जाता है, यंग हो जाता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पोरोजाइट, ये फिर से अगले होस्ट पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब सोचो, ये पैरासाइट का दो घर कैसे हुआ? क्योंकि इस घर पे रिप्रोडक्शन जो हुआ, इसका जो बच्चा आया वो सेक्सुअली आया, और इस जगह पे जो आया था असेक्सुअली आया था, और दोनों साइकिल जरूरत होती है। इसलिए किसी मलेरिया वाले इंसान जो आसपास रह रहा है, अगर उसको मच्छर काट के मेरे को काट दिया तो चांसेस है कि मेरे को भी हो जाए, क्योंकि उसके बॉडी में क्या है, ये गेमेटोसाइट्स बोलते हैं, है ना। तो ये जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है जो मैं बताया कि इस तरीके से हम लोग मॉस्किटो के लिए या मलेरिया के लिए हम ही लोग एक सोर्स बन जाते हैं। मतलब समझ लो, घर में एक मलेरिया वाला पर्सन है, उसको सबसे पहले मच्छरदानी में घुसा के रखो, आप लोग भले बाहर घूमते रहो, क्योंकि उसको काट के मच्छर आपको काट दे तो दिक्कत है। वैसे डेंगू वाले वायरस को, डेंगू के साथ भी ऐसे होता है, जिसको हुआ उसको पहले अंदर डालो, है ना, बाकी मच्छर फ्री रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, पर वो उसको जो मच्छर काटा है वो अंदर ही रहना चाहिए, ऐसा समझ रहे। तो ये है मलेरिया के बारे में उन्होंने समझा। क्या है मेरा पर्पस, इस तरीके से अगर समझ लोगे ना, अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर ले, अब मलेरिया के लिए आप लोग रेडी हो, मतलब आंसर करने के लिए रेडी हो। अब अगला एक वायरस के बारे में समझेंगे, और ये वायरस कंप्यूटर का वायरस है ना। मैं आज इस टॉपिक ले रहा हूँ। कभी हफ्ता वसूली किया है? हफ्ता वसूली ये हफ्ते के हफ्ते कैसे पैसा ले रहा है ना, चल दे दे, नहीं तो खूब दूंगा। रैंसमवेयर जो है, जैसे सॉफ्टवेयर होता है, मैलवेयर होता है ना, वैसे टाइप का रैंसमवेयर। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर में पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है उसका बताऊं मैं, कैसे पहुंचता है। आपके कंप्यूटर में पहुंचता है, तो ये वायरस जैसा ही है ना। वायरस पर वायरस का एक वैरायटी से मतलब, वैसे क्या है, अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं, क्योंकि सीजीपीएससी में अलग से कंप्यूटर का एक ये है, तो देखो एक मैलवेयर होता है,
हिंदी में भी मैलवेयर बोलते हैं, इंग्लिश में भी मालवेयर। मालवेयर जो भी मैल फंक्शन करता है उसको मालवेयर बोलते हैं। अब मैल फंक्शन मतलब जो सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है ना, उसको मैलवेयर फंक्शन। उसमें एंटीवायरस हो सकता है, उसमें रैंसमवेयर, उसमें वायरस हो सकता है, उसमें रैंसमवेयर हो सकता है, उसमें वॉर्म्स हो सकते हैं, है ना, ज़ॉम्बी हो सकते हैं। बहुत टाइप का वैरायटी होता है, मतलब मैलवेयर का बहुत टाइप के वैरायटी हो सकते हैं। जैसे क्या है, एक है एडवेयर। एडवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर में घुस के एडवर्टाइजमेंट देता रहेगा, है ना, 50% ऑफ, 60% ऑफ, ऐसे एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा। दूसरा है रैंसमवेयर, जिसके बारे में अभी मैं समझाऊंगा। तीसरा है वायरस, जिसका पर्पस कुछ और होता है। फिर है वॉर्म्स, और भी होता है ज़ॉम्बी, और भी होता है एक और कुछ है। तो मैलवेयर का एक टाइप है रैंसमवेयर। ये क्यों न्यूज में है, ये अभी भी न्यूज में था और 2 साल से न्यूज में है, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर में जाएगा, आपके कंप्यूटर में आपका जो फाइल है, जितना फोल्डर है, उसको सबको लॉक कर देता है, एनक्रिप्ट कर देगा, उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन, उसको लॉक कर देता है। और सारे फोल्डर के अंदर में एक नोट छोड़ देगा, उस नोट में लिखा रहेगा कि भाई आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो चुका है ना, आप $85 मिलियन दो इस अकाउंट में, तब मैं आपको एक की दूंगा, जिससे आपके फोल्डर फिर से खुल जाएंगे। समझना। मैं नोट भी लाया था, जो नोट मेरे कंप्यूटर में से छोड़ के गया था, तो वो मैं दिखाना चाह रहा था। तो क्या करता है कि इसमें एक नोट छोड़ देगा, उसमें बोलेगा कि आप इतना डॉलर दो, नहीं तो आपका फोल्डर एनक्रिप्ट हो गया। ये रैंसमवेयर पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे कंप्यूटर का या बहुत सारे डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया, लॉक कर दिया। हाँ बोलो। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है? जस्ट नहीं। टीवी आपको दिख रहा है? यस सर। तो वैशाली आपके एंड पे कोई इशू है? मुझे भी मेरे हिसाब से दिखना चाहिए आपको। तो नॉर्मली हम लोग जो रैंसमवेयर बोलते हैं, तो वो क्या करता है और मैलवेयर से कैसे डिफरेंट है? तो रैंसमवेयर एक मैलवेयर का टाइप है जिसका ओनली पर्पस है पैसा, है ना, पेमेंट। बाकी मैलवेयर का बहुत सारा चीज हो सकता है, आपसे इंफॉर्मेशन निकालना या आपके यहाँ आपके सिस्टम को खराब कर देना, पर ये खराब करने का पर्पस नहीं होता, इसका सिर्फ रैंसम लेना, हफ्ता लेना, वसूली करना, जिसका ये काम है।
ये कैसे फैलता है? ये तरीका, इसका फैलने का तरीका है फिशिंग। फिशिंग समझते हो? आप मछली पकड़ने के लिए क्या करते हो? चारा डालते हो, है ना? तो क्या है फिशिंग, इंग्लिश में फिशिंग जो होता है FISHING होता है, बट जब कंप्यूटर के टर्म में यूज किया जाता है तो उसका नाम है PHISHI, फिशिंग। पर पर्पस उसका वही है कि उसके लिए आपने आटा डाला, वो फंसेगा, तब उसके बाद ये। तो ये कैसे आता है? आपके मेल पे एक लिंक आएगा या व्हाट्सएप पे कोई लिंक आएगा, जिसको आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करोगे तो वो जो उसका जो फाइल है वो आपके उसमें चला जाता है कंप्यूटर में। तो ये क्या करेगा? ये सिंपली ये काम करेगा, आपका सारा फोल्डर को कैप्चर कर लेगा। तो इसमें साइबेरिया के रशिया के बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब खासकर रशिया से ही ज्यादा ये अटैक होते हैं और वो पैसे बहुत मांगते हैं। नॉर्मल मालवेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसका वो आपके ईमेल के थ्रू आ सकता है, सॉफ्टवेयर डालने से आ सकता है, या पेन ड्राइव से आ सकता है। हर मालवेयर का ये पर्पस नहीं होता कि आपसे पैसे लेना, बट मालवेयर का अदर पर्पस भी हो सकता है कि आपके प्रोग्राम्स को खराब करना, आपका इंफॉर्मेशन लेना। जैसे एक ट्रोजन या वायरस, बॉम्ब, स्पाईवेयर, एक स्पाईवेयर होता है जासूसी करना, है ना? और उसके अलावा आपके सिस्टम को पूरा खराब करना। जैसे क्या है, ईरान और यूएस का नहीं बनता, है ना? और ईरान बिना वर्ल्ड को बताए वो न्यूक्लियर जो टेस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट है, वो कर रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया, उसका जो न्यूक्लियर लेबोरेटरी का जो लैब है उसके अंदर में मैलवेयर डाल दिया। तो इससे दो फायदा हुआ, एक तो सारा इंफॉर्मेशन ले लिया कि वो कर क्या रहा है, दूसरा उसका जितना फायदा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बिना यूएस ईरान से लड़े उसके में ये नुकसान कर दिया। वैसे ही क्या है, ये जो साइबर वॉर हम लोग जो बोलते हैं, इसमें इतने इस हाई लेवल का हो सकता है कि वो किसी भी मिसाइल का जो डेटाबेस है उसको उड़ा दे कंप्यूटर से, जिससे वो गाइड हो रहा है ना? और इससे उसको पता ही नहीं चले कि कहाँ पे जाना है। जैसे क्या है, इंडिया जो मिसाइल यूज किया था कारगिल के समय में, तो कारगिल के समय में जो मिसाइल था वो जीपीएस पे डिपेंडेंट था, और जीपीएस यूएस का है। तो इससे नुकसान क्या हुआ कि उस समय इंडिया और यूएस को उतना बनता नहीं था, पर यूएस पाकिस्तान के साथ था। तो उसने कुछ छेड़छाड़ कर दिया, उसमें जीपीएस के साथ कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, जिसके कारण से हमारे मिसाइल काम नहीं कर पाए। तब हम लोगों को समझ आ गया कि यूएस के जीपीएस पे हम लोग को डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो हम लोग एक और जीपीएस पे डिपेंडेंसी बढ़ा दिए, जिसका नाम था ग्लोनार्स, जो रशिया का है। ग्लोनार्स आपके मोबाइल पे भी हो सकता है कि दो हो, आजकल के मोबाइल में ग्लोनार्स भी आता है। तो रशिया का हम लोगों ने दोनों चीज का यूज किया। मतलब ये है कि जब ऐसे इंसान से अटैक कर रहे हैं या ऐसे कंट्री से अटैक कर रहे हैं जो रशिया के पार्टी का है, तो यूएस का जीपीएस यूज कर ले, और अदरवाइज हम लोग ग्लोनार्स यूज कर ले, है ना? बट कब तक ये डिपेंडेंट रहेंगे? तो हम लोगों ने अपना एक चालू किया जिसका नाम है IRNSS, नाविक इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, नाविक। हम लोगों ने 5 सैटेलाइट ऐसे छोड़े जिससे हमारे इंडिया में कोई भी लोकेशन हो उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो सकता है, और ये ऑलरेडी वर्किंग है, बट कमर्शियल यूज के लिए अभी तक नहीं मिला है। तो मैं इसलिए बता रहा था कि हम लोग क्या है, कोई भी मैलवेयर जो होता है ये बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। जैसे एक है ट्रोजन हॉर्स।
ट्रोजन हाउस के बारे में सुना है? मूवी देखा है कोई ट्रोजन हाउस का? एक मूवी ट्रोजन हाउस की कहानी ना एक एंशिएंट घटना से है, पुरानी घटना से है। जब लड़ाइयाँ मतलब विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर नहीं है, किंग्स के समय का है। उस समय क्या है, दो लोगों के बीच, दो वॉर के बीच में पीस हो गया, शांति हो गई। तो उसके बाद एक जो राजा है उसने, ये सही है ना, एक रियलिटी वर्ल्ड हिस्ट्री में है, तो इसमें से एक किंग ने क्या किया, एक वुडन हॉर्स उसको गिफ्ट किया, लकड़ी का घोड़ा उसको गिफ्ट किया अपने शांति का संदेश देते हुए। उसके अंदर बहुत सारे सैनिक है ना, जो वहां जाके लड़के उसको फिर से जीत गई। तो ट्रोजन हॉर्स ये है कि आपके पास ऐसा दिखेगा कि वो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, बट उसके अंदर में जो कोडिंग होगा वो उसका पर्पस कुछ और, ठीक है, ये ट्रोजन हॉर्स होता है। वो आपको जब इंस्टॉल करोगे तो लगेगा विंडोज इंस्टॉल हो रहा है या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, इन रियलिटी वो कुछ और इंस्टॉल होता है। तो सामने से कुछ और दिखना और पीछे से कुछ और, स्यूडो छद्मवेश, है ना, ट्रोजन का ये पर्पस होता है। तो हाँ, क्या क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन है? ये जो रैंसम है, हाँ। इसको बिना क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी अमाउंट के कवर किया जा सकता है इसको? हाँ, बता रहा हूँ। मेरे साथ जो हुआ रैंसमवेयर का, तो मुझे पता ही नहीं चला, जबकि नॉर्मली मैं कंप्यूटर में थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे दिख रहा था कि विंडोज अपग्रेड हो रहा है, और इन रियलिटी वो पीछे से वो सारा फाइल को एन्क्रिप्ट कर रहा था, लॉक कर रहा था, और मेरी ये सब पीपीटी स्लाइड्स उधर, अच्छा वो दूसरी जगह था, अदरवाइज वो पूरा लॉक था। तो उसने मेरे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सारे फाइल्स को, मेरे बच्चे के फोटोज वगैरह को सबको लॉक कर दिया, अभी भी एन्क्रिप्टेड है। तो डिक्रिप्शन के लिए मैंने नेट पर सर्च किया कि कैसे डिक्रिप्ट किया जाता है। तो जिस लेवल का डिपेंड करता है किस लेवल का लॉक किया है, तो जिस लेवल का उसने लॉक किया उसका अभी तक की नहीं बनाया किसी के पास, तो मेरा वो फाइल का नुकसान है। तो डिपेंड करता है कितने इंपॉर्टेंट फोल्डर था उसमें, अगर उसने लॉक कर दिया है और आपके बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं तो आपको पैसे देना पड़ेगा। हाँ, कर देते हैं, उनका पर्पस ही है। ठीक, अगला है ड्रोन। बहुत ज्यादा हाई अमाउंट रहते हैं ना, सही होता है तो बस हाँ, मेरा फोल्डर लॉक कर दिया था पूरा। हाँ, हाई अमाउंट रहते हैं नॉर्मल, मेरे से एग्जैक्ट कितना अमाउंट लिया था, मांगा था, मैं बता देता हूँ। वो मैसेज आता है इसमें। मेरे सारे पीपीटी को खत्म कर दिया था, जिसको मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कि कोई की आएगा तो मैं उसको डिक्रिप्ट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, नहीं तो उसमें टाइम चला जाएगा। तो उसने क्या किया, जितना भी फाइल है उसके सामने .rij लगा दिया, rij। तो मैं देखा उसको हटाने से ठीक हो जाना चाहिए, तो नहीं हुआ। फिर मैं ओपन किया, कुछ भी फोटोज ओपन नहीं हो रहे मेरे, तो समझ आ गया कि उसमें सब में नोट छोड़ दिया, तो सारे फोल्डर में नोट छोड़ दिया था कि पैसे दो तो ये होगा। वैसे मेरे भी एक कलीग के यहाँ भी ऐसी हुआ, जो लोग ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं उसमें कुछ आ सकते हैं चांसेस। मैं क्या कर रहा था, जो विंडोज का जेन्युइन वर्जन नहीं होता ना, तो उसको जेन्युइन किया जा सकता है ना, तो मैं उस तरीके से जेन्युइन करता था विंडोज को। ठीक, तो अगला जो है ड्रोन। ड्रोन फ्यूचर का वॉर जो अभी से चालू हो चुका है वो है ड्रोन से चालू है। ड्रोन का मल्टीपल एप्लीकेशंस है, नॉट ओनली मिलिट्री पर्पस से, पर बहुत सारे पर्पस से ड्रोन का यूज है। तो ड्रोन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रोन है क्या। हाँ, अमित जैसे ठीक पढ़ा था।
तो एक ड्रोन एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि बिना ह्यूमन के, बिना पायलट के वो चलता है ना? ऐसा हवाई जहाज जिसमें पायलट नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है यूएवी, है ना? यूएवी अनमैन्ड, जिसमें मैन नहीं है, एरियल व्हीकल, हवा में चलने वाला वाहन, अनमैन्ड एयर व्हीकल। ये फुल्ली या पार्शियली ऑटोनॉमस होता है, ये बहुत सारे डिसीजन अपने से लेता है और कुछ आप रिमोटली डिसीजन लेते हो। इसके लिए जो पायलट होता है वो दूर में कहीं बैठा होता है ना, कहीं और से ऑपरेट करता है। तो ड्रोन का क्या क्या यूज है? तो ड्रोन समझ लिए एक ऐसा एयरक्राफ्ट, एक ऐसा हवाई जहाज जिसको ऑपरेट ढंग से किया जा सकता है, जो ऑटोनोमस डिसीजन ले भी सकता है और उसको पार्शियल डिसीजन देने के लिए रिमोटली आप ऑपरेट कर भी सकते हो। अब इसको क्या चीजों के लिए यूज किया जाता है? सबसे पहला है सर्वेलेंस के लिए, मतलब आप जासूसी करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, सर्वेलेंस का। दूसरा क्या है? किसी जगह का सिचुएशन एनालिसिस। जैसे क्या है, अगर आप इधर अभी बहुत जगह दंगे भड़क रहे हैं इंडिया में, तो क्या है, जैसे दिल्ली में चला जाओ, जो कम्युनल क्लैश हुआ, वहां पे आदमी को नहीं भेजना चाहते, आप देखना चाहते हो कि कितने आदमी किस जगह पे हैं, तो उस सिचुएशन का एनालिसिस करना, उस जगह पे सर्वेलेंस कर लेना और उस हिसाब से आर्मी मिलिट्री डिप्लॉय करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका हो गया है। क्राइम कंट्रोल करना, जैसे कुंभ का मेला जब लगा था तो वैसे जगह पे बहुत लोग चोरी, मोबाइल वगैरह सब लोग होता है, वो सब चोरी कर लेते हैं, तो वैसा सब होता है। तो वैसे कंडीशन के लिए भी ये जरूरत है कि कहाँ पे ज्यादा भीड़ हो रही है और उस जगह पे हो सकता है कि भगदड़ हो जाए, स्टैम्पेड हो जाए, उसको रोकने के लिए ये किया जाता है। वीवीआईपी है सिक्योरिटी, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है तो सिक्योरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट की कहीं पे फ्लड आ सकता है, देख रहा है कि इतना पानी आ रहा है, तो उससे पहले आप कहीं पे बचा, ये सब ड्रोन से किया जा सकता है। तो पहला चीज आपको समझ गए कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पहला इसका रोल है लॉ एंड ऑर्डर। तो ऐसा नहीं कि ओनली प्री वेडिंग शूट के लिए ये यूज होता है, इसके अलावा भी इसके यूज है। दूसरा है, एक पर्सन चला गया हाईकोर्ट में, प्री वेडिंग शूट बंद होनी चाहिए, है ना, ये ठीक नहीं है, हाईकोर्ट ने बताया था, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है। सेकेंड है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे टीकों का। जैसे कोविड के समय में कोई भी नर्स रेडी नहीं थी कि बाहर निकलती, इतना वायरस स्प्रेड था। तो अगर हम लोग वैक्सीनेशन सारे जगह पे पहुंचाना था टीकों को, और ना ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ना रेलवे चल रहा है, ना प्लेन चल रहा है, कैसे पहुंचाए टीका? तो दैट वाज वन ऑफ द मैकेनिज्म थ्रू व्हिच वी कैन डिलीवर द वैक्सीन। ऐसा नहीं कि वो लगा के आएगा, उसको छूट दे के आएगा कि यहाँ पे वैक्सीन है ना। दूसरा है ब्लड का सैंपल कलेक्शन करना। ये एक और दिक्कत हुई थी कि भाई कोई चेक करने के लिए नहीं आ पा रहा था कि मेरे को हुआ है कि नहीं हुआ, है ना, ये भी एक दिक्कत हुई थी। दूसरा क्या है, रोड एक्सीडेंट का मॉनिटरिंग करना, कि किसी जगह पे बहुत तेजी से गाड़ियां चल रही है, उसको मॉनिटर करना। वैसे किसी जगह पे जहां पे महामारी बहुत ज्यादा, पैंडेमिक बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, उस जगह पे सिचुएशन का एनालिसिस करना। हेल्थ केयर के लिए ये बहुत हेल्पफुल है ड्रोन का। अब तीसरा है एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए, है ना, स्वास्थ्य के लिए देख लिए आप, शांति व्यवस्था के लिए देख लिए। तीसरा है एनवायरमेंट के लिए। क्या होता है, जब भी कहीं पे शेर, चीता नया आता है, तो जितने पोचर्स होते हैं, पोचर्स वो लोग होते हैं जो कि उनको मार के उसकी खाल वगैरह लेते हैं या उसको सेल करते हैं, बेचते हैं, उसको पोचर्स होते हैं, ठीक है ना, पोचर्स। जैसे क्या है, हमारे यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुने हो? काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये आसाम में है, और वो फेमस है एक सिंग वाला
गैंडा, वन हॉर्न राइनोसॉर के लिए। अब इतना बड़ा गैंडा को सिर्फ उसके एक सिंग के लिए मार देते हैं, काजीरंगा में। तो क्या है, अब पूरे नेशनल पार्क को कैसे मॉनिटर किया जाए कि वहां पे पोचर्स नहीं है। क्या होता है, असम में हर साल ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है ना? और बाढ़ आने के कारण से जितने मानस, देखो असम में 2 नेशनल पार्क है जानना चाहिए, एक है मानस, दूसरा है काजीरंगा, है ना? बहुत फेमस नेशनल पार्क है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो मानस और काजीरंगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में जब बाढ़ आ जाती है ना, तो सारे जो जीव जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं। और वो जो मौका होता है उसमें कोचेस क्या करते हैं, अटैक करते हैं उनके ऊपर और उसको मार लेते हैं, क्योंकि बाकी मिलिट्री के लोग या तो जो फॉरेस्ट के जो सिक्योर करते हैं वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते बाढ़ के कारण से, उस समय ये बहुत होता है। तो वैसे कंडीशन में जब ड्रोन पहुंचा दोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहां पे चोरी हो सकती है या लोगों को मारा जा सकता है एनिमल्स को। दूसरा है पोल्यूशन, कहीं पे प्रदूषण पहुंच जाता है उसका एनालिसिस करना। दूसरा है जंगल की कंडीशन, क्योंकि आजकल हम लोग शेर का काउंट कर रहे हैं, जंगल का काउंट कर रहे हैं। अभी अभी इसी से एक जंगल के इंसिडेंट से एक पता चला हम लोगों को कि एक शेरनी जो है उसने क्या किया, 4 बच्चों को पैदा किया, कब्स को पैदा किया, 4 शावकों को पैदा किया, उनको पाला पोसा, और जैसे ही वो बड़े हो गए लोग, उसके बाद उससे कभी नहीं मिली, उसको वाइल्ड लाइफ में छोड़ दिया। वो बिहेवियर एनालिसिस किया उन लोगों ने, ड्रोन से बिहेवियर एनालिसिस कैसे किया कि देखो लास्ट टाइम 3 बच्चे और मदर कब पहली बार लास्ट टाइम कब मिले, उसके बाद मदर कभी नहीं मिली उनसे। इसलिए नहीं मिले ताकि वो लोग इंडिपेंडेंटली अपना जीवन ये करें और वो लोग अपने जगह के किंग बने। तो उन लोगों ने एनालिसिस किया, इतने दिन तक बचपने से मदर और बच्चे एक साथ थे और उसके बाद मदर दोबारा मिल नहीं थे, बच्चों से नहीं मिलते, और लास्ट टाइम खूब प्यार किए लोग, एक दूसरे के साथ रहे, खेले, और उसके बाद फिर चले गए। मतलब उनको पता था कि ये स्टेज आ गया। मतलब एनिमल्स में भी ये चीज होता है ना? तो ये सब एनालिसिस कैसे करोगे, ड्रोन से, ठीक है ना? फिर कभी जंगल में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर लग जाता है, तो उसका एनालिसिस करना कि कितने एरिया में आग लगी हुई है। फिर है अर्बन डेवलपमेंट, मतलब शहरी विकास के लिए भी इसका यूज होता है। शहर में विकास कैसे करना होता है, क्या है कि कहीं पे रोड खराब है, कहीं पे जमीन किसी और की है, गवर्नमेंट के कब्जा करके रखा हुआ है, ये सारी चीज को आइडेंटिफाई करना, ये सब इसका काम है। अतिक्रमण को देखना, अर्बन डेवलपमेंट कहाँ पे रोड बनाना है, ये सब चीज को देखना। एग्रीकल्चर के लिए भी इसका यूज है कि देखो क्या है, एक किसान हर जगह जा जाके कीटनाशक पेस्टिसाइड को नहीं डाल रहा था, फर्टिलाइजर नहीं डाल रहा था, तो से ऐसे डायरेक्ट छिड़काव कर ले, इससे ये बहुत आसान हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि कभी इंश्योरेंस लिया रहता है, फसल सुरक्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना जो गवर्नमेंट चलाती है ना? फसल बीमा योजना में कितना नुकसान हुआ आपकी फसल का, उसका एनालिसिस करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आती है और वो ड्रोन से एनालिसिस कर रही है, भाई इतना खेत का नुकसान है, तो ऊपर से एनालिसिस करके वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं इतना एकड़ का नुकसान हुआ तो इतना क्लेम बनता है। कॉम्बैट ऑपरेशन जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी अगर हुई है ना, तो उसका मूवमेंट को अटैक देखना, जब जैसे ये हुआ था ना आपका मुंबई में जब अटैक हुआ था, तो मुंबई का अटैक में वो लोग कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे गए, उसको आइडेंटिफाई करना, उस हिसाब से उसको पकड़ना। ये लोग क्या किए थे, पहले तो कार निकल गए, फिर इधर हॉस्पिटल गए, फिर इधर गए, मतलब वो सारा चीज देखते जा रहे थे कि मार मार के हर जगह पे जाना, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक, ये सब तरीका है जिसके थ्रू ये ड्रोन का यूज किया जा सकता है। तो क्या नुकसान है ना, मेंस में अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रोन से फायदा तो इतना सारे समझ गए, अब नुकसान क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द थ्रेट्स। थ्रेट्स में ये है, यूएवी को बोला जाता है इट इज अटैकर्स डिलाइट और डिफेंडर्स नाइटमेयर। इसका मतलब क्या होता है अनुष्का?
मतलब अटैकर के लिए जो ये ड्रोन है अगर जिसके ऊपर हम मतलब स्पाई कर रहे हैं वो कर जो एक टाइप का बैट हो जा रहा है। क्या है जो आक्रमण करना चाह रहा है, जो अटैक करना चाह रहा है, जो एग्रेसिव है, उसके लिए तो बहुत बड़ा हथियार है, पर जो बचना चाहता है बेचारा उसके लिए बहुत डेंजरस है ये। इंडिया में टेररिस्ट को पाकिस्तान भेज तो देता है, बट इसके बाद आईईडी जो होता है, जो कि एक्सप्लोसिव होता है, बम बनाने के लिए यूज होता है, या गन वगैरह, वो ड्रोन के थ्रू सप्लाई करता है। तो आजकल जितने भी सप्लाई हो रहे हैं इंडिया में, चाहे चरस गांजा हो, ड्रग्स हो, या इस टाइप के गन्स वगैरह हो, वो सप्लाई होता है ड्रोन से, पाकिस्तान से। और हमारे पास हमारे लिए बहुत दिक्कत हो गई है कि हम लोग खोज नहीं पाते, क्योंकि हमारा रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये काफी लो लेवल पे चलते हैं ना, तो रडार जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो कभी कभी न्यूज में आता है कि हम लोगों ने ड्रोन को मारा, ये ड्रोन को मारा, और यार एक दो ड्रोन, मतलब 100 में से एक आध दो ड्रोन मारते हैं और तब तक सारा सप्लाई हो जा रहा था। तो पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए बहुत ईजी हो गया है कि हमारे यहाँ तक सारा एक्सप्लोसिव को पहुंचाना। तो थ्रेट ये हो जाता है कि अब जैसे कारगिल अटैक हुआ तो वो लोग पहले मिलिट्री का पोजीशन जान लिए कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पे इंडिया की मिलिट्री है, कहाँ कहाँ पे पोजीशन है, उस हिसाब से वो लोग अटैक करती है। तो हमारे लिए दिक्कत है, ये रडार सिस्टम में इजीली डिटेक्ट नहीं होता। इसमें एक बड़ा नुकसान है, समझना है उसको। जैसे एक यूएवी को मारने के लिए हम लोग जो सिस्टम लगाएंगे उसका कॉस्ट कितना आएगा? $1,000। या तो उसके लिए मिसाइल जो यूज करेंगे, नहीं सॉरी, एक यूएवी का कॉस्ट कितना आएगा? $1,000। सपोज $1,000 का अगर एक ड्रोन आता है, तो उसको मारने के लिए जो हमको डिफेंस सिस्टम चाहिए वो करीब $1 मिलियन का आएगा, है ना। तो एक ड्रोन को मारने के लिए हमको ऐसा बड़ा सा सिस्टम यूज करना पड़ता है या खरीदना पड़ता है जो $1 मिलियन का आएगा, क्योंकि उसके साथ आपको लेजर, रेडियो फ्रिक्वेंसी, जैम करने वाला बहुत कुछ चाहिए, तब ड्रोन को पकड़ पाओगे आप। मतलब यूएवी का ये सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे लिए कि अगर हम लोग पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को अगर एक दो को मारे, जो कि $1,000 का था, पर हमारा तो सिस्टम जा रहा है भाई, मिसाइल एक मिसाइल मिलियंस का है, ठीक है ना। बाकी चीज तो मैंने बता। तो इंडिया में ड्रोन को रेगुलेट करने के लिए एक ड्रोन का रूल आया, ड्रोन नियम 2021 बोला जाता है इसको। ड्रोन नियम में क्या बोला गया इसके बारे में समझा देता हूं। तो क्या है, ड्रोन नियम में कुछ चीजों को स्ट्रिक्ट किया गया और कुछ चीज को टफ कर दिया गया। जैसे किसी को ड्रोन उड़ाना है तो उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना, और उस लाइसेंस में जितना फॉर्मेलिटीज थी उसको कम कर दिया गया ताकि आप आराम से ड्रोन उड़ा सको, क्योंकि आजकल कैमरा मैन वगैरह बहुत लोग ड्रोन उड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसको बहुत टफ कर दिया गया, बहुत सही से रखा गया, बट उसके लिए तरीका बताया गया। उसके लिए उसने एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया जिसमें आप अप्लाई करो और रजिस्ट्रेशन करो कि आप ड्रोन उड़ाना चाहते हो, कौन से एरिया में ड्रोन उड़ाना चाहते हो, ये सब चीज उससे पूछ लिया गया। तो जैसे ही आपने फॉर्म फिलअप कर दिया कि मैं इस जगह पे ड्रोन उड़ाना चाहता हूँ, तो वहां पे 3-4 चीज देखना पड़ेगा कि वहां पे कोई रिसर्च, अगर जिसने अप्लाई किया है वो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है या किसी शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का है, तो उसके लिए ज्यादा कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। जैसे इसरो, DRDO ये सब करवाना चाहते हैं तो उनको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है
कि जितना एयर स्पेस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया, 3 पार्ट में। पहला है ग्रीन जोन, दूसरा है येलो जोन और तीसरा है रेड जोन। 3 पार्ट में डिवाइड करके, मतलब कहीं पे भी एरिया है, अगर मैं बोलूँ कि ये ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है उड़ाने की। दूसरा जोन है येलो जोन, जिसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, ATC से। मतलब इसको, ये कौन है? ये वो पर्सन है जो कि हवाई जहाज को उड़ाने के लिए कंट्रोल करता है, एयर ट्रैफिक का कंट्रोल करता है, तो उससे परमिशन लेना पड़ता है वहां पे उड़ाने के लिए। येलो जोन का है। तीसरा है रेड जोन, जहां पे कभी भी अलाउ नहीं होता। जैसे अगर यहाँ पे बगल में विधानसभा है या CM का हाउस है, तो वैसी जगह पे बिल्कुल अलाउ नहीं करता। तो 3 जोन बना दिया गया, रेड, ग्रीन और येलो। तो इसलिए इजी भी कर दिया, टफ भी कर दिया, दोनों तरीके से रेगुलेट किया गया ड्रोन के रूल को। ठीक, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें एक वर्ड यूज करेंगे, तो बोलते हैं xeno ट्रांसप्लांटेशन। इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। वो होता क्या है? रिसेंटली एक हुआ कि सुअर का दिल लगा दिया गया आदमी में, और वो आदमी जिंदा रह गया, पहले बाद में मर गया। हाँ, तो उसके बारे में जो रिसेंटली न्यूज था, और ये बहुत ब्रेकिंग हो सकता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि सुअर तो मास में प्रोडक्शन होता है और हार्ट अटैक में मरने वाले बहुत। तो अगर सुअर का दिल हमारे में आ गया तो पूरी से शादी करेंगे हम लोग पे। ये है xeno ट्रांसप्लांटेशन, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, कोई डाउट है दीदी? वैशाली? नो सर। ठीक, तो नेक्स्ट